एस ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं आज। अभी तुम्हारे पास मॉड्यूल तो होगा नहीं एस ब्लॉक का, नहीं है? The elements in which last electron is present in s orbital और s subshell, ठीक है? तो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, those are known as s block elements, ठीक है? s block elements होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, ठीक है? So we have two groups, first group and second group, है ना? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, दोज आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप पढ़ेंगे एस ब्लॉक में, बट इन फर्स्ट ग्रुप एक्सेप्ट व्हाट? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन resembles alkali metals as well as alkaline earth, sorry, as well as halogens. हाइड्रोजन resembles alkali metals as well as halogens, ठीक है? तो उसे हम पर्टिकुलरली किसी के भी साथ नहीं पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर हाइड्रोजन के लिए अलग है, ठीक है? तो हाइड्रोजन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? लास्ट सीट पे बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है कि लास्ट सीट पे बैठ के बातें ही करनी है। लास्ट सीट का भी नाम रोशन कर दो, है? बदनाम है लास्ट सीट। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हम फर्स्ट ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है? तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर नोन एज एल्केली मेटल्स. एल्केली मेटल्स सबको विजिबल है या ऊपर लिखो? दिख रहा है अभी तक? एल्केली मेटल्स, ठीक है? एंड सेकंड ग्रुप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. So first is alkali metals. Alkali metals. So in first group, except hydrogen, all metals are known as alkali metals. Now, why these are known as alkali metals? प्लांट्स के वगैरह वो मैंगोस के वो डेड ऑक्साइड्स बेस. Alkali एक अरेबिक वर्ड है. इट इज अ अरेबिक वर्ड, ठीक है? ये कहाँ से डिराइव हुआ है? जब प्लांट एशेस मतलब, ठीक है, जब प्लांट को बर्न करो, या सिंपली यू कैन से जब वुड को बर्न करते हैं तो सबने देखी है राख, है ना? ग्रेइश वाइट, ठीक है? तो जब उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो मोस्टली डिसॉल्व हो जाती है और वो जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, ठीक है? तो उन सोल्यूशन के लिए क्या टर्म दिया? एल्केली, ठीक है? एल्केली. जब प्लांट एशेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज बेसिक. तो उन सॉल्यूशन के लिए क्या नाम दिया गया? एल्केली सॉल्यूशन, एल्केली, ठीक है? अब जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं, जब उनके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो सॉल्यूशन कैसा मिलता है? बेसिक. सॉल्यूशन कैसा मिलता है? बेसिक. तो उनके लिए भी क्या टर्म दे दी? एल्केली. सॉल्यूशन कैसे हो गए? एल्केली. तो मेटल जिनसे ऑब्टेन हो रहा है वो, उन्हें नाम क्या दे दिया? एल्केली मेटल्स, ठीक है? तो एल्केली मेटल्स मतलब ये वो मेटल्स हैं जो वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं. वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं ये मेटल, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल. कहाँ से ओरिजिन हुआ है इस वर्ड का? अरेबिक, ठीक है? इट्स अ अरेबिक वर्ड जिसका मीनिंग क्या था, या जो किसके लिए दिया गया था ये टर्म, ये वर्ड? प्लांट एशेस को बर्न करके जो सॉल्यूशन बनता है उसके लिए, ठीक है? नाउ द एल्केली मेटल्स कौन कौन से हैं बच्चों?
एल्कली मेटल कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है। क्या हेलिना कब से फरार या कुछ और? या लीना ने की, लेकिन अब फरियाद याद रह जाए, फ्रेंशियम याद ही ना हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कई बराबर वाले से पूछो, अरे फरियाद कर रहा हूँ बता दे। ठीक है। तो एलिमेंट्स के नेम अब तक तो याद हो ही चुके हैं, है ना? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? क्या शो करते हैं? क्या शो करते हैं? रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। और ये रेडियो एक्टिविटी शो करने का मतलब क्या होता है? Which emits alpha, beta, gamma radiations, जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं। अच्छा भाई, ऑनलाइन भी है बच्चे। 36 बच्चे ऑनलाइन है। बच्चों समझ में आ रहा है? जो घर पे बैठे हैं आराम से। कुछ भी प्रॉब्लम हो बताना, ठीक है? तो फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज व्हिच एमिट अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस। तुम इतने लेट कैसे हो गए? क्लास थी? हाँ, तो फिजिक्स की क्लास तो रोज ही होती है। अच्छा अच्छा, तुम रिवीजन बैच में अटेंड करते हो फिजिक्स की क्लास, यहाँ नहीं अटेंड करते? क्यों? थोड़ा पीछे रह गया था। अच्छा, फिर शाम को अटेंड करते हो? तो फिर तब तो पीछे ही रहोगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे बट पहुंच जाएंगे मंजिल तक, है ना? अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस जो एमिट करते हैं, दोज आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। तो फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तब तक हम पता करना चाहेंगे, ऐसा तो है नहीं हमने एलिमेंट देखा, उसके कंपाउंड देखा, हमें पता चल गया उसके बारे में। ठीक है। तो इसके कंपाउंड्स बनाए या उनकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करें, उससे पहले ये किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब ये अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं तो इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर चेंज हो जाते हैं, मतलब एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। ठीक है। तो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें नहीं पता। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है। तो वी विल डिस्कस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। ठीक है। इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी सबकी NS1, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। ठीक है। For lithium it is 1s1, then 2s1, 3s1, 4s1 and so on। ठीक है। ये रब कर दो इधर बच्चों। तो इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1। ठीक है। ये सारे मेटल्स हैं, एल्कली मेटल, सारे मेटल्स हैं। नाउ एटॉमिक रेडियस, इनके एटॉमिक रेडियस, atomic radius of these elements. In each period, alkali metal is largest in atomic size after noble gas. ठीक है। noble gas, तुम्हें पता है कि as we go from left to right in a period, atomic size decreases. क्यों? क्योंकि effective nuclear charge increases. What is effective nuclear charge? Z minus sigma. And what is the sigma?
शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्लेटर्स रूल से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो Z माइनस सिग्मा is effective nuclear charge, or you can simply say effective nuclear charge is that nuclear charge which is actually experienced by the valence shell. जो एक्चुअली वैलेंस शेल एक्सपीरियंस कर रही है, लग रहा है वैलेंस शेल पर जो जो न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी में 11 प्रोटॉन है तो 11 यूनिट 11 यूनिट ही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, या 11 यूनिट एक्सपीरियंस कर रही होगी लास्ट शेल, ठीक है। कुछ कट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ड्यू टू शील्डिंग, है ना। शील्डिंग क्या होती है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, उनकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का होल्ड या इफेक्ट वैलेंस शेल तक पूरा नहीं पहुंच पाता, ठीक है। जैसे मैं न्यूक्लियस हूं और तुम सारे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए क्या है कि मैं 100% किसी एक पर अपना फोकस नहीं रख सकती। तो वही न्यूक्लियस एक, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या रिपल्शन चल रहा है उस वजह से, ठीक है। तो न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल पर 100% नहीं होता, ठीक है। फिर वो एक्चुअली जितना भी परसेंट है वही उसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, so atomic size decreases, but noble gas in each period has largest atomic radius. Why? क्योंकि that is van der Waal radius, वो van der Waal radius है, ठीक है। हमें पता है कि 3 टाइप के एटॉमिक रेडियस हो सकते हैं, कौन कौन से, कोवलेंट, मेटेलिक एंड, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक एंड, क्या है इनका ऑर्डर, सबसे बड़ा वैन डर वाल, फिर मेटेलिक और सबसे कम कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो नोबल गैसेस का हमारे पास वैन डर वाल रेडियस ही होता है, कोवलेंट या मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेटल नहीं है, और कोवलेंट रेडियस क्यों नहीं होगा उनका हमारे पास, क्योंकि वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, ठीक है। बट ज़ेनॉन बनाता है, ज़ेनॉन भी हम पढ़ेंगे 18th ग्रुप में, ठीक है। तो वो भी काफी बाद में पता लगा है, ठीक है। तो क्योंकि वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी नहीं बनाते, इसलिए उनका हमारे पास कोवलेंट रेडियस भी नहीं होगा, और मेटेलिक तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास सिर्फ एक ही है वैन डर वाल रेडियस। तो उनके हमारे पास वैन डर वाल रेडियस है वो क्योंकि सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए इन ईच पीरियड नोबल गैस हैज मैक्सिमम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। उसके बाद फिर कौन है, एल्कली मेटल। ये नोबल गैसेस को एक बार के लिए छोड़ दें तो नोबल गैसेस को छोड़कर फिर इन ईच पीरियड एल्कली मेटल हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस ईच पीरियड में एल्कली मेटल का है। डन, ठीक है, पीरियड वाइज। नाउ डाउन द ग्रुप, as we go down the group atomic radius increases, why, शेल इंक्रीज हो रहा है सिंपली। यहाँ क्या था 1s1, यहाँ हो गया 2s1, देन 3s1, 4s1, 5s1, एक शेल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। नाउ कम टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये रब कर दे, आयनाइजेशन एनर्जी। Now what is ionization energy? या ionization energy क्या है? Energy required to remove an electron from outer Ionization energy is the energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. Ionization energy is the energy required to remove an electron from outermost shell. किसके outermost shell? Of an isolated gaseous atom.
ठीक है. Why energy is required? उसमें वो न्यूक्लियस उसको खींच रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को कर रहा था, अट्रैक्शन, तो उसको अट्रैक्शन ओवरकम पड़ेगी. Whenever a force of attraction is broken down, जब भी कोई force of attraction तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब ही होगी, ताकत लगानी पड़ेगी, है ना. दो दोस्तों की दोस्ती तोड़वाने के लिए भी तीसरे को क्या करना पड़ता है, अपनी ताकत लगानी पड़ती है. कैसे, उन्हें खींच के अलग करना पड़ता है. नहीं, कुछ दिमाग से कुछ सोचता होगा, है ना. तो मतलब कोई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, चाहे वो ब्रेन से हो, चाहे वो खींच के अलग करना पड़े, है ना. ठीक है. तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए क्या करना होता है, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना. तो व्हेनेवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ब्रोकन डाउन, जब भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना होगा, ब्रेक करेंगे, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक ही होगा. प्रोसेस एंडोथर्मिक ही होगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. और एब्जॉर्ब एनर्जी या प्रोसेस एंडोथर्मिक, तो कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, पॉजिटिव से. क्यों करते होंगे पॉजिटिव से, एनर्जी दी है ना, एब्जॉर्ब हुई है, ऐड करवाई है, तो ऐड प्लस. ठीक है. और जब भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी. प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे. क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने का मतलब क्या है कि वो किधर जा रहा है, टूवर्ड्स स्टेबिलिटी जा रहा है. और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. तो कोई भी स्पीशीज पहले के कंपैरिजन ज्यादा स्टेबल हो रही है तो वो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज करके ही होगी. ठीक है. तो एनर्जी रिलीज होगी तभी स्टेबिलिटी आएगी, ऑब्वियसली पहली स्टेट के कंपैरिजन में. ठीक है. सो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. व्हाई, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है आउटर मोस्ट शेल. पहले यहाँ है इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो रहा है, कम एनर्जी चाहिए. क्लियर है ये बात. सो as we go down the group ionization energy decreases. मैम डेफिनेशन रिपीट कर दो. हिमांशु, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन रिपीट करनी है. लिखो. द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वैसे लिखी हुई होगी तुमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from outermost shell of an isolated gaseous atom. The energy required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. ठीक है. ये हो गया. कर दो राम. अब देखो इधर. हाँ बेटे. नेक्स्ट पेज, कोई बात नहीं, आदत है. नेक्स्ट देखो, आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस ionic radius, ions की radius means we are comparing lithium gaseous ion, then
अच्छा, अभी आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था। एक चीज और, ठीक है, अब ये हमने Na से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और ये बनाया Na+, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई 1। देन Na+ से हमने रिमूव किया फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्म Na+2, ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी 2। देन Na+2 से रिमूव किया एक और इलेक्ट्रॉन और बनाया Na+3, ठीक है, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी 3। नाउ व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज आयनाइजेशन एनर्जीज? जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्यों, वही तो पूछ रहे हैं। सेकेंड लास्ट सीट गर्ल्स, बताओ बेटे, व्हाई the order of ionization energy is increasing, मतलब why ionization energy is increasing in this order? क्यों कैटायन से निकालने में एनर्जी ज्यादा क्यों देनी पड़ती है? मतलब वो दे चुका है इसलिए वो अब शर्मा रहा है कि अब मैं इलेक्ट्रॉन अब नहीं दूंगा, मैं थक चुका हूँ, है इलेक्ट्रॉन अब नहीं दे सकता, मैं कंगाल हो जाऊंगा इलेक्ट्रॉन देता रहूंगा तो मेरे पास खुद के पास क्या बचेगा, मुझे भी तो खर्चा चलाना है अपने घर का, है इसलिए। बताओ कौन, कोई बता रहा था? न्यूक्लियस के ज्यादा पास भाई वो दो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, एक दे चुका है, 3 दे चुका है, इसलिए नहीं कि अब भी वो उसके पास खत्म हो जाएंगे, उसके पास खुद के पास क्या बचेगा इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहा, वो ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है रेडियस छोटा होता चला जाता है। क्यों छोटा होता जा रहा है रेडियस? यहाँ भी देखो कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 11 प्रोटॉन है और कितने 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन तो 11 ही है बट इलेक्ट्रॉन 10, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और अब यहाँ क्या हुआ, 11 प्रोटॉन बट 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 11 प्रोटॉन बट 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ऑब्वियसली रेडियस कम हो जाएगा। रेडियस कम हो जाएगा तो क्या होगा, वैलेंस शेल उतना ही न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। और हमें ये बात पता भी है, बताई गई होगी कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटम। अपने एटम से, अभी दूसरे एटम से मत कंपेयर करने लग जाना, एक का कैटायन दूसरे का एटम और कहो कि मैम ने कहा था कैटायन इज स्मॉलर देन एटम, इट्स भूल जाओ कभी। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स एटम। किसी दूसरे से कंपेयर करोगे तो फिर तो सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा क्या है इनके रेडियस, ठीक है, वहां हम अंधाधुंध नहीं कह सकते। बट कैटायन अपने एटम से हमेशा छोटा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा रेडियस उतना छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब ये आयनिक रेडियस, अब हम डाउन द ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं और हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर से कि पर्टिकुलर एटम किस ग्रुप को बिलोंग करता होगा। लगा सकते हैं पता? कैसे? ये बढ़ रही है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, वो तो बढ़ेगी चाहे वो किसी भी ग्रुप का एटम हो। आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ेगी वो, लेकिन फर्क ज्यादा है या कम है उससे हम पता लगा लेंगे कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करता होगा, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करें,
दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। ऐसे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, उनकी टेंडेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें। 13 ग्रुप के कि 3 लूज करें, 14 के कि वो 4 लूज करें। एक्चुअली लूज नहीं करते हैं, वो पता है, ठीक है, लेकिन वो लूज करें तो 4 करें, मतलब 4 आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में गैप कम होगा, लेकिन 5वीं आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, आयनाइजेशन एनर्जी 5, वो बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ जैसे देखो आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगभग 500 के अराउंड होगी, 450 500 किलो जूल पर मोल के अराउंड, और ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 बहुत ज्यादा होगी, जब कहीं तुम्हें 1000 2000 भाई पहले 300 400 500 का डिफरेंस चल रहा है, फिर एकदम से 5000 10,000 2000 अचानक से डिफरेंस जब ज्यादा दिखेगा तो मतलब वो इतने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर सकता था, फिर आगे लूज करना उसके लिए मुश्किल है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, वहां से आइडिया लगा लोगे कि वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, हाँ इंक्रीज ही होगी। ठीक है, अभी भी तो शेल इंक्रीज ही हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट देखो, दे आर वेरी सॉफ्ट दीज मेटल्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबी। अच्छा सॉफ्ट की बात चलो बाद में करेंगे, पहले इनकी डेंसिटी की बात करते हैं। इनकी डेंसिटी काफी कम होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी कम होती है। लिथियम सोडियम पोटेशियम की तो इतनी कम डेंसिटी है कि वो वाटर पर फ्लोट करते हैं, मतलब इन तीनों की वाटर से भी कम डेंसिटी है, इन तीनों की वाटर से भी कम डेंसिटी है। एंड दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। हम इन्हें ओपन में नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, एयर के साथ रिएक्ट कर लेंगे, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर सबसे ये रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कैसे रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। बट लिथियम को कैसे स्टोर करते हैं, लिथियम इज स्टोर्ड बाय रैपिंग इन पैराफिन वैक्स, वैक्स में इसे रैप करके रखते हैं। क्यों, केरोसिन में क्यों नहीं रखते, ये केरोसिन से भी लाइट है, केरोसिन से भी हल्का है, उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो जब केरोसिन में तुम डालोगे, केरोसिन के ऊपर ही आ जाएगा, फ्लोट करेगा, तो ऑब्वियसली एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो केरोसिन इज स्टोर्ड बाय रैपिंग इन पैराफिन वैक्स, उसे वैक्स में रैप करके रखेंगे और बाकी सबको केरोसिन में। ठीक है, लिथियम इज स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स और बाकी सारों को दे आर केप्ट इन केरोसिन। और लिथियम सोडियम पोटेशियम इस ग्रुप में ऐसे हैं, ये 3 मेटल ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, ऐसे मेटल जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, दोज आर लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्लियर है, Yes, ma'am. अब देखो इनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप, डेंसिटी डाउन द ग्रुप, डेंसिटी किसके इक्वल होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मास तेजी से इंक्रीज हो रहा हो या मास ज्यादा हो वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा हो मास कम हो तो डेंसिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ देखो डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज हो रहा है, मास और वॉल्यूम में, दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही हैं। वॉल्यूम में तो बढ़ रहा है, शेल बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, साइज बढ़ रहा है कि नहीं, और मास भी बढ़ ही रहा है। तो डाउन द ग्रुप मास भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। मास कैसे इंक्रीज होगा, डेंसिटी की वजह से। हाँ ठीक है मैम। अरे पगली, ये मास यहाँ कितना है, लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। ठीक है,
और इन जनरल एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मास नंबर भी बढ़ ही रहा होता है, बट वो एक दो जगह ही आता है बस ऐसा एनोमलस बिहेवियर, ठीक है। तो मास भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बट मास काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो डेंसिटी शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ऑर्डर अभी तुम लोग मत लिखना, ठीक है। तो और मेरे सामने एक्सेप्शन वर्ड मत बोला करो, ठीक है। ये कोटा फैक्ट्री देख देख के तुम लोगों का ना दिमाग मतलब किसी और दुनिया में चला गया है। भाई 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों का बिहेवियर सेम है, एक का थोड़ा डिफरेंट है, तो क्या तुम उसे ये बोलते रहते हो भाई तू एक्सेप्शन है, भाई तू एक्सेप्शन है, ऐसे बोलते हो? उसका अपना यूनिक बिहेवियर है, तो या तो उसका यूनिक बिहेवियर किसी वजह से हुआ होगा तो वो वजह होनी चाहिए, ठीक है, या उसका अपने आप में यूनिक है बट उसे एक्सेप्शन कह के थोड़ी चिढ़ाते रहोगे तुम, ठीक है। तो अब देखो इधर, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी? लिथियम। फिर डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है डेंसिटी, ठीक है। फिर सोडियम, रूबिडियम, सीजियम। अब पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, ठीक है। पहले डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट पोटेशियम की सोडियम से कम है। क्यों है कम? अब देखो इधर, लिथियम क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैंने लिथियम में 1s1 बोल दिया था क्या? तो समझ तो गए थे 2s1, ठीक है। तो लिथियम क्या भाई 1s2 2s1 या 1s2 2s2 2p6 3s1, देन पोटेशियम 2p6 3s 3p6 बट 3d में नहीं है, और 4s1। यहां से यहां मास में कितना डिफरेंस? 16 AMU का। कंपेयर कर सकते हो तुम 7 और ये कितना है 23, और यहां से यहां भी मास में कितना डिफरेंस? 23 और ये 39 कितना 16। मास में डिफरेंस सेम है, बट यहां देखो ये फिल्ड 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 क्या है ये? एम्प्टी। वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है मतलब थर्ड शेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम काफी बढ़ गया होगा। तो यहां से यहाँ आने में मास बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, यहां से यहाँ आने में मास उतना ही बढ़ा बट वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा, तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी तुम लिखते रहो, मैं बोल रही हूँ बस, मुझे इग्नोर करते रहो। फील्ड फील्ड है अंदर के सारे शेल्स, ये फील्ड है बट यहाँ पर फील्ड नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है बट 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं है, खाली स्पेस पड़ा हुआ है। तो जहां भी खाली स्पेस ज्यादा होता है तो अंडरस्टूड है ना कि मतलब डेंसिटी कम होती है। अरे 16 यूनिट ही यहाँ बढ़ा था, यहाँ बस 16 यूनिट ही बढ़ा है, लेकिन यहां से यहाँ गए थे ये भी फील्ड कंप्लीटली, यहाँ भी ठूस ठूस के भरा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है? ठीक है, स्पेस खाली ज्यादा पड़ा हुआ है, मतलब ये जितना भी वॉल्यूम था, ये जितना भी यहाँ वॉल्यूम था, ये ठूस ठूस के भरा होता तब तो जो ये ऑर्डर चल रहा था वैसे ही ऑर्डर होता, लेकिन अभी स्पेस क्या है? खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। और वेकेंट ऑर्बिटल वैसे भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद तो क्या होता है? कॉम्पैक्टनेस आ जाती है, ठीक है। अभी तो वो खुले डुल्ले यानी कि ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, तो वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो गया, मास उतना ही बढ़ा बट वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा है, ठीक है।
मैम फिर इस हिसाब से अगर इसका कम है वो तो ये तो सबसे पहले लिखना चाहिए, इसकी तो सबसे कम ये भी। सबसे कम है, सबसे कम थोड़ी है, अरे उनके कंपैरिजन में ना। सोडियम के कंपैरिजन, ठीक है। और बातें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पे चल रही है, हमारे हिसाब किताब पे नहीं चल रही। या मुझे लगे 3D आ गया है तो अब मुझे लग रहा है कि सबसे कम होना चाहिए, है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट है मेटल्स, इन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है, पनीर की तरह सॉफ्ट। अभी लंच में जाके हैं पनीर बनवाना मम्मी से। तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स, व्हाई दे आर सॉफ्ट? अभी देखा तुमने इनकी वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मेटल्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं आपस में? अरे आपस में मेटेलिक बॉन्ड, मेटल मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो इनकी वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनके मेटेलिक बॉन्ड्स कम होंगे, कम होंगे तो वीक होंगे। मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड सी मॉडल, मतलब मेटल में जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि जो उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल लूज होते हैं, वो फ्लो करते हैं, दे कैन फ्लो, ठीक है, फ्री फ्लो होता है उनका, दे कैन फ्रीली फ्लो। तो माना जाता है कि ये जो मेटल है ये कैसे है? एम पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक है इसलिए मैंने एक लिखा है, जिनमें 2 होते तो 2 लिख देती यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? ये सी है, समुद्र, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इन इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में पड़े हुए हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कर्नल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और इस कर्नल के बीच जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही क्या है? मेटेलिक बॉन्ड। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स ही कम होंगे तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मेटेलिक बॉन्ड कम होंगे। जब मेटेलिक बॉन्ड कम होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो इनके जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो वीक हैं, दे हैव वीक मेटेलिक बॉन्ड्स, दे हैव वीक मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड्स वीक हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो इनके मेटल मेटल बॉन्ड वीक होते हैं, वीक होते हैं इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ दे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। Melting point, the temperature at which a solid melts, या solid और liquid equilibrium में होते हैं ना, और boiling point जहाँ पे boil करे, है ना, या vapor pressure atmospheric pressure के equal हो जाए। लेकिन ये melting और boiling में होता क्या है? उसमें सॉलिड से लिक्विड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होंगे? जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच होंगे, ठीक है। अब मेटल की बात कर रहे हैं तो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होंगे? मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक होंगे। आयनिक सॉलिड की बात करते तो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होते? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते तो, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड टूटते, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे H2O है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड से तो बना हुआ है मॉलिक्यूल, O और H के बीच के बॉन्ड तोड़ दोगे क्या? कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दोगे? नहीं, ये
ये कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे वाटर में? कौन से रहे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, HCl होता तो वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पढ़े हैं तुमने, दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो किन्हीं में मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता उन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आपस में मॉलिक्यूल को जोड़ने वाले फोर्स कौन से हो सकते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। वो फर्दर और 3 टाइप के हैं, है ना? तो आ रही है बात समझ? तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं। तो जब वो बॉइलिंग होगी तो वो वाले फोर्सेस टूटेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ कौन से फोर्सेस तोड़ने हैं, कौन से टूटेंगे? मेटेलिक बॉन्ड। और अभी हमने बात की कि इनके मेटेलिक बॉन्ड तो वीक है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, लो। अब हम डाउन द ग्रुप बात करेंगे। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज? और जो मेल्टिंग पॉइंट है वही बॉइलिंग पॉइंट का होना है। डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? अभी मेटल है, अभी मॉलिक्यूल थोड़ी आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, अभी सिर्फ मेटल है। अभी बॉन्ड कहाँ से आ गया उसमें? कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अभी तो मेटल के ही बीच की बात चल रही है, अभी उसके कंपाउंड की बात नहीं चल रही। तो वहां मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था। साइज बढ़ेगा नीचे जाते हुए, किसका साइज बढ़ेगा? ये है ना स्ट्रक्चर, तो ये कर्नल, ठीक है। ये लिथियम सबसे छोटा, फिर पोटेशियम, तो ये और बड़ा हो गया, और सोडियम होएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा इससे? जब इस आयन, या आयन नहीं बोलते हैं, कर्नल ही बोलते हैं, आयन तो तब बोलेंगे जब वो गैसियस एटम से वो गैसियस आयन में जा रहा होता है। तो ये कर्नल का क्या हो रहा है? साइज बड़ा होता जा रहा है, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता चला जाएगा। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। समझ में आ रही है बात? मैम डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन नहीं, डेंसिटी से नहीं फर्क पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ मेटेलिक बॉन्ड्स ही देखने हैं, ठीक है, क्योंकि मेल्ट होने में और बॉइल होने में क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ हमें देखनी है, ठीक है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मेटेलिक बॉन्ड वीक होता जाएगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्नल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। As we go down the group, metallic bond strength decreases because size of kernel increases. So melting point and boiling point decreases. Done? Yes, ma'am. हो गया बच्चों? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लिखो फ्लेम कलर। नेक्स्ट फ्लेम कलर। फ्लेम कलर मतलब जब इन्हें बर्न किया जाएगा तो कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होगी। जब इनके क्लोराइड्स को बर्न करते हैं फ्लेम में, डायरेक्ट फ्लेम में, तो फ्लेम कलर्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो फ्लेम क्यों कलर्ड प्रोड्यूस हो रही होगी? या पहले ये बताओ कि कलर आखिर प्रोड्यूस क्यों होते होंगे? भाई बहुत से तो कलर नहीं होते, व्हाइट होते हैं, सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं, लेकिन काफी सारे कलर्ड भी होते हैं।
मैं फ्लेम कलर की बात नहीं करी, मैं इन जनरल कंपाउंड्स क्यों कलर्ड होते हैं, अगर कुछ होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। शेल्स के अंदर हम जंपिंग करते हैं मैम, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा शेल से छोटे शेल पे आ जाते हैं। भाई तुमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो तुमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होते रहते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लेकिन वो स्टेबल अपनी ग्राउंड स्टेट में ही होता है, लेकिन एक्साइट होते रहते हैं, है ना। तो अगर उन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट हो जाएंगे अपने हाई एनर्जी लेवल्स पे। और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा है उसमें कॉस्मिक रेडिएशंस भी हैं, गामा भी हैं, एक्सरेज भी हैं, यूवी है, विजिबल है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स हैं। बट कलर्ड कौन सा था जिससे कलर हमें सिर्फ दिखते हैं, वो कौन से रीजन से? विजिबल रीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो काफी सारे वेवलेंथ के रेडिएशंस हैं, लेकिन कलर कब दिखेंगे, या कोई कंपाउंड कलर्ड कब दिखेगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन अगर हो रहे हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम विजिबल रीजन, ठीक है। अगर विजिबल रीजन की रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहे हैं तब हमें कंपाउंड कलर्ड दिखता है। कंपाउंड आयन सॉल्यूशन किसी कंपाउंड का, वो तभी हमें कलर्ड दिखते हैं। तो कलर दिखने का एक ही रीजन है कि मतलब उस कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहे हैं, वो हायर लेवल में जो ट्रांजिशन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, वो विजिबल रीजन की रेडिएशंस लेकर कर रहे हैं। मतलब विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट है उनके ट्रांजिशंस के लिए, ठीक है। अगर विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट ना होती पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए, और ज्यादा चाहिए होती तो यूवी से लेता, कॉस्मिक गामा ले रहा होता, ठीक है, तब कलर नहीं दिखता। या विजिबल से नीचे वाली भी ले रहा होता, इतना कम एनर्जी चाहिए कि विजिबल से नीचे वाली कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन से ही ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता, तब भी कंपाउंड हमें कलर्ड नहीं दिख रहा होता, ठीक है। आ रही है बात समझ? लेकिन वो ट्रांजिशन कई टाइप के हो सकते हैं, है ना। जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसे हम डी डी ट्रांजिशन बोल देते हैं। एफ ऑर्बिटल से एफ में ट्रांजिशन हो रहा है तो एफ एफ ट्रांजिशन बोल देते हैं। लीगेंड मेटल को दे रहा है तो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोल देते हैं। मेटल लीगेंड को दे रहा है तो वो नाम अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिटल में कर रहा है। लेकिन बेसिक बात क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए अगर विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट है तो कंपाउंड हमें कलर्ड या उसका सॉल्यूशन हमें कलर्ड दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि इनके हम क्लोराइड्स को बर्न करें डायरेक्ट फ्लेम में तो हमें फ्लेम कलर्ड दिखती है। फ्लेम शुड बी नॉन लुमिनस, मतलब फ्लेम चमकदार नहीं होनी चाहिए। पहले से ही फ्लेम चमकदार होगी, कलर्ड होगी, तो हमें नहीं पता लगेगा कि उसके बर्न करने से कलर आया या कौन सा आया है, ठीक है। तो जब हम नॉन लुमिनस बंसन फ्लेम में इनके क्लोराइड्स को बर्न करेंगे तो, या इन मेटल्स को भी तुम बर्न करोगे तो हमें कलर्ड फ्लेम दिखती है, फ्लेम कलर्ड दिखती है। तो समझ में आ गई बात कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऑब्वियसली विजिबल रीजन की एनर्जी लेकर हो जा रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो क्यों विजिबल रीजन की एनर्जी ही सफिशिएंट हो जाती है इनके ट्रांजिशन के लिए? क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है। बट इफ आई एम सेइंग कि इनके क्लोराइड्स, तो फिर यानी कि वहां पे NaCl है, तो Na में नहीं है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो लूजली, Na प्लस में नहीं है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड है, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है जब इन्हें हम फ्लेम में बर्न करते हैं, तो फ्लेम इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट स्पीशीज बन जाएगी सोडियम। और तुम्हें पता है सोडियम में तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, बहुत लूजली हेल्ड है, तो वो इजीली हायर लेवल में जाएगा। उसे विजिबल रीजन की एनर्जी ही सफिशिएंट हो रही होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए, इसलिए कलर प्रोड्यूस हो रहा है फ्लेम में। हमारी बात समझ? फिर से एक्सप्लेन करूं? लिखो। वैसे लिखने की खास जरूरत नहीं थी, बस ये जो बनाया है वो बना लो। और क्या वैसे लिखवाना, क्या ये भी लिखवाना है क्या? ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बस ये इतना ही लिखो
कि कभी भी कंपाउंड कलर्ड दिखेगा, whenever the compound is colored or its solution is colored, whenever the compound or its solution is colored, then it always mean that electron transitions are taking place by the absorption of radiations from visible region, by the absorption of radiations from visible region. ठीक है, अब विजिबल रीजन क्या है? विबग्योर, ठीक है। तो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का जो रह जाता है दैट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ कलर, है ना भाई। रेडिएशन आ रही है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो गया, जो रह गया वो क्या दिख रहा है हमें? उसकी वजह से हमें कलर दिख रहा होता है, ठीक है। तो कलर हम कभी भी किसी कंपाउंड को देख के नहीं पता लगा सकते, कंपाउंड का नाम जानकर नहीं पता लगा सकते कि ये किस कलर का होगा। कलर हमें हमेशा याद ही रखने होंगे, बट एक आइडिया लगा सकते हैं, वो उस आइडिया की बाद में बात करेंगे, तुम +2 में आ जाओगे। एक आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई ये वाली रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई होंगी तो अराउंड इन वाली फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस एमिट यानी कि रह गई होंगी एब्जॉर्ब होने से, तो उसके अराउंड कलर दिखेगा। लेकिन उसके लिए भी पता होना जरूरी है ना कि कौन सा एब्जॉर्ब हुआ, कौन सा पोर्शन एब्जॉर्ब हुआ विबग्योर का। तो कभी भी हम कंपाउंड को देख के नहीं आइडिया लगा सकते कि मतलब कंपाउंड का नाम या फॉर्मूला जानकर नहीं आइडिया लगा सकते कि कलर कौन सा होगा, वो हमेशा हमें याद ही रखने होंगे। बस हमें इतनी बात पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विजिबल रीजन की रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके हो रहे होंगे तो हमें कंपाउंड कलर दिखते हैं, ठीक है। जो पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया वो एब्जॉर्ब हो गया, रेस्ट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड और सॉल्यूशन और आयन, ठीक है। तो अब ये बात बताई कि जब हम इन मेटल के क्लोराइड्स को नॉन लुमिनस बंसन फ्लेम में बर्न करते हैं, when the chlorides of these metal are burned, when the chlorides of these metal are burned in non-luminous Bunsen flame, non-luminous means चमकदार नहीं, luminous means चमकदार, non-luminous Bunsen फ्लेम, बर्नर देखे होंगे लैब में, बंसन बर्नर, ठीक है, उसकी फ्लेम में बर्न करते हैं। Then the flame appears colored, then the flame appears colored, colored flame प्रोड्यूस होती है। तो वही तुमने देखा कि फ्लेम इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांजिएंट स्पीशीज बना ली है इसने, सोडियम। तुम्हें पता ही है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज लूजली हेल्ड, तो मतलब इसके लिए विजिबल रीजन की एनर्जी ही सफिशिएंट है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब विजिबल रीजन की एनर्जी लेकर इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे होते हैं, इसलिए हमें कलर्ड फ्लेम दिखती है। लेकिन इसे सोडियम क्लोराइड को तुम ऐसे किसी मतलब चाइना डिश में, किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी में लेके बर्न करोगे तब नहीं कलर दिखेगा। क्यों भाई? अभी मैं क्या कह रही हूँ, फ्लेम इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लेकर ही तो ये Na बना, Na का ही तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, Na प्लस में थोड़ी था, Na प्लस में थोड़ी था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड, वहां तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आया वो फिर लूजली हेल्ड होगा, मतलब फ्लेम से उसने ले लिया इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, यू नो वेरी वेल कि Na प्लस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? ये फील्ड है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो जाएंगे? नहीं
होंगे, लेकिन इसे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए। तो ये एक्साइट होंगे, हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होता कि भाई सोडियम क्लोराइड में नहीं हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट, हो रहे होंगे, बट वो हमें नहीं पता कौन से रीजन की, मतलब वो कलर्ड नहीं है, सोडियम क्लोराइड कलर्ड नहीं है। तो इट मींस सोडियम और क्लोराइड कोई से भी आयन के इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन विजिबल रीजन की एनर्जी से सफिशिएंट, मतलब विजिबल रीजन की एनर्जी उनके एक्साइटेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। हो रहे होंगे बट हो सकता है यूवी, गामा, कॉस्मिक की रेडिएशंस लेकर हो रहे हो एक्साइट। क्लियर? यस मैम। तो क्योंकि यहाँ तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्लोराइड में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो सोडियम, ये बना सोडियम, इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ से? फ्लेम से। अब सोडियम में तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, तो मतलब यहाँ पर सफिशिएंट है विजिबल रीजन की एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी हम पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पर सफिशिएंट है विजिबल रीजन की, कहाँ यूवी की, कहाँ कॉस्मिक, कहाँ गामा। या तो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी पता हो तो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आ रही है बात समझ? तो ये भी हमें देख के नहीं पता लगेगा कि भाई इसके लिए यूवी की, बस हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमें हिंट मिल जाएगा कि कलर्ड है तो मतलब विजिबल रीजन की सफिशिएंट थी, कलर्ड नहीं है तो मतलब विजिबल रीजन की सफिशिएंट नहीं है। फिर हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं भी क्यों नहीं रही होगी विजिबल रीजन की सफिशिएंट, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लूजली हेल्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं एक्साइट होएगा, ज्यादा एनर्जी लेकर तो एक्साइट हो भी जाए, और यहाँ लूजली हेल्ड है तो कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन सफिशिएंट हो जाएंगी। क्लियर? तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी विल डिक्रीज। सारे ही कलर शो करते हैं, यानी सारे ही विजिबल की एनर्जी, सबके लिए विजिबल रीजन की एनर्जी सफिशिएंट है। लेकिन विजिबल में भी तो तुमने देखा विवग्योर, सबकी रेडिएशन सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना। जब रेड से वॉयलेट की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, पता है सबको। तो लिथियम से सीजियम की तरफ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की, कि डिक्रीज? डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और लूजली हेल्ड होते जा रहे हैं, तो इजीली एक्साइट होंगे, मतलब कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से एक्साइट होते चले जाएंगे, तो इट शुड डिक्रीज। क्लियर है? ये वाली लाइन देखो इधर, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही थी डिक्रीज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था, तो ऑब्वियसली यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान है, डाउन द ग्रुप आसान होता जा रहा है, तो कम एनर्जी यानी कि कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन सफिशिएंट होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या हुआ? क्या क्या बातें कर रहे हो? करनाल कह रहे हैं। करनाल में ही है। अच्छा, तो इट्स वेरी इजी है ना, कर्नल, करनाल, है ना, याद रखना आसान रहेगा। है? हो गया? नाउ नेक्स्ट देखो, बात बस तब तक ही बातें कर सकते हो जब मैं बातें कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है ना। अब मुझे इग्नोर करके बातें करोगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी, है ना। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर,
वाटर के साथ रिएक्शन देखो, पता है तुम लोगों को क्या बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके? NaOH, नॉट ऑलवेज NaOH, भाई लिथियम होएगा तो LiOH बनेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड, these metals react with water to form metal hydroxide और साथ में हाइड्रोजन गैस। साथ में हाइड्रोजन गैस, क्लियर है? ठीक है, तो लिथियम प्लस वाटर फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। ठीक है, होता क्या है देखो, मेटल फॉर एग्जांपल सोडियम सॉलिड तुमने वाटर में डाला, क्या बनेगा? सोडियम आयन। ठीक है, बट वाटर ने इसे सराउंड कर लिया होगा। ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये रहा वाटर और ये इलेक्ट्रॉन, ये O पे क्या है? पार्शियल, और H पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब H अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, H पर पार्शियल पॉजिटिव है और O हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, F के बाद O का ही नंबर है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव भी काफी ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, किसे अट्रैक्ट कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है तो इससे कह देगा तू अपने इलेक्ट्रॉन भी ले ले, अब बस उधारी चुका दी, है ना? ठीक है, तो क्या बन गया? क्या बन गया? H ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये H बन गया और ये OH निगेटिव। तो H ऐसे तो नहीं लिख सकते, H से कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा? H2 बना लेगा। और Na और OH क्या? Na आयन है सोल्यूशन में, OH आयन है, तो यू कैन राइट इट NaOH, तुम लिख सकते हो, बट वो सोल्यूशन में NaOH ही है। आ रही है बात समझ में? वो इकट्ठे जुड़े हुए नहीं है NaOH, वो सोल्यूशन में Na और OH ही है। अभी तो इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा ही है तुमने, है ना? तो जो NaOH है वो कंप्लीटली डिसोशिएट होके Na और OH आयन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो लिख सकते हो तुम अपनी खुशी के लिए, यहाँ पर लिख दूं? ठीक है, तो ओवरऑल यू विल गेट Na plus H2O forms NaOH plus hydrogen gas। ठीक है, अब जो लिथियम है वो वाटर के साथ जेंटली रिएक्ट करता है, आराम से, लेकिन सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है, पोटेशियम और विग्रसली। ये दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। पोटेशियम के केस में हाइड्रोजन फायर कैच कर लेती है, पोटेशियम पानी में आग लगा देता है। ठीक है, देन रुबिडियम, वो भी पानी में आग लगा देता है। सीजियम तो एक्सप्लोजन कर देता है। ठीक है, पानी के कांटेक्ट में आते ही एक्सप्लोड कर जाता है। तो क्या देख रहे हो तुम? रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। So reactivity down the group increases. Reactivity down the group increases. तो क्यों हो रही है रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज? देखो, उससे पहले तुम्हें हाइड्रेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी पता होना चाहिए। ये लिख लिया? इतनी बात समझ में आई कि मेटल प्लस वाटर क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? और तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। सोडियम कभी कभार फायर कैच कर लेता है पानी में। ठीक है, मतलब सोडियम की जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कभी कभार हो सकता है कि फायर कैच कर ले, बट नहीं होती है। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के केस में तो पानी में आग लग जाती है। ठीक है, हाँ, क्यों लगती है ये आग पानी में?
कौन लगाता है ये आग पानी में? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस. ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल है. कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन की, है ना. तो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना चाह रहे हैं, बट दिक्कतें क्या आ रही हैं? यही दिक्कत आ रही है कि इसे स्टोर कैसे किया जाएगा, है ना. हाईली इन्फ्लेमेबल है. ठीक है, तो वही सेफ्टी पर्पसेस ही अभी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसे एज अ फ्यूल अभी नहीं यूज कर पा रहे हैं. अदरवाइज इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सारे फ्यूल्स में सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है. रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो हीट एनर्जी रिएक्शन में निकल रही है वो इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि हाइड्रोजन उससे क्या कर लेती है? फायर कैच कर लेती है, तो पानी में आग लग जाती है. और अभी तुम्हें ये तो बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर वेरी लाइट मेटल्स, है ना. ये तो वाटर पे फ्लोट करते हैं, वाटर से भी हल्के हैं. ठीक है, लेकिन नीचे रूबिडियम और सीजियम भी वाटर पर फ्लोट करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वाटर से लाइट है, उनकी डेंसिटी वाटर से कम है, ऐसा नहीं है. वो क्यों फ्लोट कर जाएंगे? क्योंकि जब भी हाइड्रोजन रिलीज होगी तो बबल्स बनेंगे, तो उसकी वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज बस ये 3 मेटल ही हैं जो वाटर से लाइट है, जिनकी डेंसिटी इतनी कम है जो वाटर पे फ्लोट कर सकते हैं. तो ये बात हो गई. हाइड्रोजन फायर कैच कर ले रही क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसकी वजह से हाइड्रोजन फायर कैच कर लेती है, हाईली कंबस्टिबल गैस है. और तुमने देख लिया कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है. लेकिन अभी और बातें इसमें समझने के लिए हमें पता होना चाहिए सब्लिमेशन एनर्जी, हमें पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी. और तुम कह रहे हो कि टाइम हो गया.